हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आईएम्स में एडमिशन लेना मोस्ट ऑफ द एमबीए एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है, लेकिन डेली बेसिस पे मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर मेरा प्रोफाइल खराब है, मेरा 10th का स्कोर कम है, मेरा 12th कम है, मुझे आईएम्स में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर अपनी प्रोफाइल को बेटर करने के लिए क्या मैं कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लूं, कोई इंटर्नशिप मुझे ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्या। तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लोगों को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में आईएम्स में जब सिलेक्शन होता है तो उसमें आपके प्रोफाइल के कौन कौन से एलिमेंट्स काउंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिस पे आपको काम करना चाहिए, एंड कौन कौन सी बेकार की चीजें हैं जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है आईएम के सिलेक्शन प्रोसेस में। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट प्रोफाइल रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे क्वांट, शॉर्टकट, करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी आपको मिलता रहता है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो सकता है। तो अब मैं अगर आईएम्स के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो किसी भी आईएम का देखो बैक टू बैक डिफरेंट आईएम के शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आ रहे हैं। हर एक आईएम की डिफरेंट वेटेज होती है पैरामीटर्स की, लेकिन हर एक आईएम का सिलेक्शन प्रोसेस दो फेजेस में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपका फेज 1 होता है शॉर्टलिस्टिंग एंड फेज 2 आपका होता है इंटरव्यू। तो जो बच्चे ये दोनों फेजेस क्लियर कर लेते हैं उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपका आईएम्स में सिलेक्शन होता है। अब दोनों फेजेस में डिफरेंट प्रोफाइल के एलिमेंट्स हैं जो काम आते हैं। तो अगर मैं फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 में जब शॉर्टलिस्टिंग आती है तो क्या क्या चीजें आपकी देखी जाती है, आपका 10th का स्कोर, आपका 12th का स्कोर, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी कि आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आपने बीएससी किया हुआ है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, या फिर आपकी जेंडर डाइवर्सिटी। तो यही वो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपकी फर्स्ट शॉर्टलिस्ट आती है। अब कुछ आईएम्स इसमें से हो सकता है 10th का स्कोर ना काउंट करें, कुछ आईएम्स ऐसा हो सकता है जो वर्क एक्स ना कंसीडर करें, कुछ आईएम्स हो सकता है आपका ग्रेजुएशन को कम वेटेज देते हो। लेकिन इन पैरामीटर्स के अलावा और कोई पैरामीटर नहीं है जो आईएम्स की प्रोफाइल में फर्स्ट फेज के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपके ये सारी चीजें जितने भी पैरामीटर्स है इसमें प्लस कर दिया जाता है कैट का स्कोर, और इस दोनों को कंबाइन करके आपका बनता है कॉम्पोजिट स्कोर, एंड उस कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल आती है इंटरव्यू की। ठीक है, अब यहां पे बच्चे बहुत बार ये पूछते हैं सर अगर मुझे आईएम्स में कॉल लेनी है तो मैं अगर एक अच्छा सा सर्टिफिकेट कोर्स कर लूं, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूं, कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लूं, कुछ लाइव प्रोजेक्ट कर लूं, एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लूं, तो क्या ये मेरी शॉर्टलिस्टिंग में हेल्पफुल हो सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इन चीजों का कोई भी एडवांटेज, कोई भी वेटेज आपको फेज 1 में नहीं मिलता, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करने का यही प्रोसेस है और इन्हीं एलिमेंट्स को काउंट किया जाता है। तो आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन, वर्क एक्स आपका कितना है, इस वर्क एक्स में आपका फुल फ्लेजेड एम्प्लॉयमेंट ही काउंट होता है। अगर आपने कॉलेज के साथ साथ कोई इंटर्नशिप करी हुई है वो सब काउंट नहीं होता है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपने लेवल पे कोई स्टार्टअप कर रहे हो, वो भी काउंट होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद उस चीज को फुल टाइम किया तो उसको आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो। इसके साथ एकेडमिक डाइवर्सिटी, जो भी आपने स्ट्रीम लिया उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आईएम्स का स्कोरिंग पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे आपको वहां पे मार्क्स मिलते रहते हैं। देन जेंडर डाइवर्सिटी होता है, फीमेल का इंक्लूजन बढ़ाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जो हर एक आईएम का वेरी करता है, अपने अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आईएम्स उसको मार्क्स देते हैं। देन आपका जो कैट का स्कोर होता है उसका कुछ वेटेज होता है, दोनों को ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा चीजें करी हुई है उन सबका फेज 1 में कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अब हम मूव ऑन करते हैं फेज 2 में जहां पे आपका इंटरव्यू होता है। देखो अब जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आप अपना रिज्यूमे भी बनाते हो, ठीक है, और रिज्यूमे के बेसिस पे आपका पूरा इंटरव्यू कंडक्ट होता है जिसमें आपका इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब जितनी भी चीजें आपने अपार्ट फ्रॉम दिस करी हैं, जो भी आपकी यहां पे काउंट नहीं हुई, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने कोई एनजीओ ज्वाइन करी है, आपने कोई इंटर्नशिप करी है, इंटर्नशिप के अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हो, आपने कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी करी है, कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है, या फिर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी हुई है ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो आपने करी है वो सब आपकी यहां पे हेल्पफुल रहती है। देखो जितना अच्छा रिज्यूमे होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो भाई इसीलिए ट्रैप हो जाते हैं आईएम्स के इंटरव्यू में, बिकॉज उनके रिज्यूमे में कुछ लिखा नहीं होता, और जो प्रोफेसर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं फिर या तो एकेडमिक या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिसपे आप आंसर देना प्रेफर नहीं करते। तो अगर आपने कोई ऐसी चीजें करी हुई हैं जिससे आपका रिज्यूमे बेटर होता है, आप चार चीजें अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो
हो कि मैंने ये 2 स्किल सीखी हुई हैं, तो फिर इंटरव्यू भी पूछेगा कि आपने इस स्किल में क्या सीखा, तो आप उस टॉपिक पे बात कर पाओगे जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपने करी हुई है उसका रोल प्ले होता है फेज 2 में। ऐसा नहीं कह सकते कि सेट वेटेज है कि इस चीज को इतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू जो होता है वो एक कॉन्वर्जेशन होता है और उस कॉन्वर्जेशन को बेटर बनाने के लिए आप ये सारी चीजें करते हो, ठीक है। अब यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हम ना अपने सर्टिफिकेट्स, एनजीओ, इंटर्नशिप्स पे मेहनत कर रहे हैं, हम प्रोफाइल बना रहे हैं। लेकिन आप एक बात को समझो कि आपको इंटरव्यू की कॉल तभी आएगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे, और शॉर्ट लिस्ट तभी होगे जब आप कैट में अच्छा स्कोर करोगे या फिर इन सब चीजों में आपने अच्छा किया हुआ है। तो अपनी कैट की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करके, सेक्रीफाइस करके प्रोफाइल बिल्डिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बन जाते हैं, आप कैट का स्कोर अच्छा स्कोर करो एंड आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी और वहां पे आप अच्छे से आंसर्स करो। अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस कम है, वहां पे आपने अच्छा स्कोर नहीं करा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से सर्टिफिकेट करने लगो एंड कैट की प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दो। आप कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप यहां पे अच्छा स्कोर कर लोगे तो सारी की सारी चीजें माफ हो जाएंगी, कॉम्पनसेट हो जाएंगे एंड आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। और उस इंटरव्यू को कन्वर्ट करने के लिए आप ये चीजें कर सकते हो। तो एक आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना होता है और उस बैलेंस में आप ये ध्यान रखोगे कि कैट की प्रिपरेशन कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है, वीकेंड में कुछ टाइम है या फिर डे टू डे बेसिस पे आप 2 3 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल सकते हो जिसमें एक इंटर्नशिप कर सकते हो या कोई नई स्किल सीख सकते हो स्किल बिल्डिंग के लिए, तब आप इस चीज को एड ऑन करोगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है एंड जो भी आपका कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हो चुका है। तो इसके अलावा अब कोई और डाउट रहा है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।